स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज हम कहानी के 7वें भाग पर पहुंच चुके हैं। शिकारी, बहुत तेज चलती कहानी जो कि डेथ वारंट का दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी की बातें कहानी के अंत में। पेश है शिकारी पार्ट 7। गोलियों की आवाजें सुनते ही जगमोहन और प्रभाकर चौंके। तब तक एक व्यावसायिक इमारत को चेक करने के लिए उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। जगमोहन तुरंत वापस पलटता कह उठा, 3 गोलियां चली हैं, आओ। प्रभाकर भी तेजी से उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। दोनों बाहर सड़क पर पहुंचे। उस तरफ से आवाजें आई हैं, जगमोहन ने कहा और प्रभाकर के साथ तेजी से उस तरफ बढ़ गया। 5 मिनट तक तेजी से आगे बढ़ने पर उन्हें एक तरफ भीड़ सी दिखाई दी। वो जगह ग्राउंड से 15 फुट दूर थी। गोलियां चलने की वजह से रामलीला ग्राउंड में से भी कुछ पुलिस वाले वहां आ पहुंचे थे। चंद राहगीरों के अलावा मुनीर के कुछ एजेंट भी वहां थे। 20-25 लोगों की भीड़ थी। दोनों वहां पहुंचे। भीड़ के घेरे घेरे के बीच एक लाश पड़ी पाकर ठिठक गए। वो विदेशी था। 3 गोलियां उसके शरीर में लगी नजर आ रही थी। वो मर चुका था। दोनों ने पहचाना, वो उन्हीं तस्वीरों में से एक चेहरा था। इन्हें शूट करने के लिए किसने कहा था? जगमोहन के होंठ भिज गए। किसने मारा इसे? प्रभाकर भीड़ में आगे बढ़कर अधिकार भरे स्वर में कह उठा। तुम कौन हो? एक पुलिस वाले ने पूछा। प्रभाकर ने अपना कार्ड दिखाया तो पुलिस वाला सतर्क नजर आने लगा। किसने मारा? इन दोनों ने। पुलिस वाले ने 2 लोगों की तरफ इशारा किया। इनके पास भी आप वाला ही कार्ड है। प्रभाकर उन दोनों के पास पहुंचा। तुम दोनों को यहाँ किसने भेजा? प्रभाकर ने पूछा। मुनीर ने। मुनीर ने इन्हें मारने के लिए तुम्हें नहीं कहा था, नजर रखने के लिए कहा था। ये हम पर फायर करने जा रहा था, एक ने कह उठा। प्रभाकर समझने वाले सिर हिलाया। इसे अचानक ही पता लग गया कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। उसके बाद मौका पाकर इसने रिवॉल्वर निकाली और तुम लोगों के पास कार है? हाँ। इस लाश को यहां से उठाकर निकल लो, जल्दी करो। दोनों में से एक फौरन वहां से चला गया। दूसरा बोला, लाश को हम कैसे ले जा सकते हैं, यहाँ पुलिस भी है। पुलिस को मैं संभाल लूंगा, प्रभाकर ने गंभीर स्वर में कहा और मोबाइल निकालकर मार्शल का नंबर मिलाया। फौरन ही बात हो गई। मुनीर के लोगों ने एक को मार दिया, प्रभाकर बोला। लाश का क्या करना है? गायब कर दो। इस तरह कि अगर लाश दोबारा मिले तो उसकी पहचान विदेशी के तौर पर न हो। हम नहीं चाहते कि अमेरिका हमसे पूछे कि हम उसके नागरिकों को शूट क्यों कर रहे हैं। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। ओके मार्शल, कहकर प्रभाकर ने फोन बंद कर दिया और पुलिस वालों से बोला, यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी ना होने दो, हटा दो इन सबको। सब ठीक है। ये घायल है और अभी इसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस वाला प्रभाकर के करीब आकर कह उठा, ये तो मर चुका है। ये घायल है, प्रभाकर ने सख्त स्वर में कहा। हिल भी रहा है, समझ गए? जी। उसके बाद पुलिस वाले वहां इकट्ठे हो रहे लोगों को दूर करने में लग गए। इसकी रिवॉल्वर कहाँ है? प्रभाकर ने मुनीर के आदमी से पूछा। उसकी कमर के नीचे दबी है। तभी मुनीर का दूसरा आदमी वहां कार ले आया। आनन फानन लाश को उठाकर कार की पीछे वाली सीट पर डाला गया। उसके रिवॉल्वर उठाकर कार में ही फेंक दी। उसके बाद वो दोनों आगे वाली सीटों पर जाकर बैठ गए। प्रभाकर झुककर कार के भीतर बैठे दोनों को देखता कह उठा, मैं अभी मुनीर से बात करता हूँ। अगला आदेश तुम दोनों को मुनीर ही देगा। उन्होंने सिर हिलाया और कार आगे बढ़ा दी। प्रभाकर ने पुलिस वाले के कान में कहा, यहां बिखरे खून पर पानी डलवा दो, किसी को पता भी ना चले कि यहां कुछ हुआ है। लेकिन सर, उसने कहना चाहा, सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुमसे जो कहा वो करो। पुलिस वाला प्रभाकर के पास से हटता चला गया। प्रभाकर ने मुनीर को फोन करके मामले की सारी जानकारी दी और बताया कि लाश को किस प्रकार ठिकाने लगाना है। साथ ही उसे कहा कि उन लोगों से संपर्क करो जो दूसरों पर नजर रख रहे हैं। इस काम से फारिग होकर प्रभाकर एक तरफ खड़े जगमोहन के पास आ गया। दूसरे सीआईए एजेंट इसे मरता देखकर सतर्क हो गए होंगे, जगमोहन बोला। मुनीर के आदमी उनके पीछे हैं। इसके मरने के बाद पीछे लगे आदमियों पर खतरा आ गया है। अगर सीआईए एजेंटों को पता लग गया कि उन पर नजर रखी जा रही है
तो वो अब नजर रखने वालों को शूट कर सकते हैं। ये खतरा तो है ही, परंतु तभी एक पुलिस वाला पास आता दिखा। जगमोहन ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो पास आकर प्रभाकर से बोला, मैं वहां पानी लेने गया तो एक आदमी ने बताया कि इधर गली के भीतर भी एक लाश मिली है। वहां के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। कौन सी गली में? उस वाली गली में। वहां पुलिस भी पहुंच चुकी है। तुम खून पर पानी डाल दो, हम उधर देखते हैं, प्रभाकर ने कहा। प्रभाकर और जगमोहन उस गली की तरफ बढ़ गए। ये तो खून खराबा शुरू हो गया, प्रभाकर बोला। शायद गली वाली लाश का इस मामले से कोई वास्ता ना हो, जगमोहन ने कहा। उसी पल प्रभाकर का फोन बजा। दूसरी तरफ मुनीर था। मैंने अपने आदमियों को फोन किया, सब ठीक है, परंतु एक आदमी का फोन नहीं मिल रहा। वो, क्या नाम है उसका? मनोहर। क्या पहना था उसने? मतलब कि कपड़े कैसे पहने हुए? पता नहीं, वो आज मुझे मिला नहीं। मैंने उसे फोन पर ही समझाकर भेजा था। अभी अभी इस गली में एक लाश मिलने की खबर मिली है, हम वहीं जा रहे हैं, प्रभाकर ने गंभीर स्वर में कहा। ओह, जिस आदमी से संबंध नहीं बन पा रहा वो क्या किसी के पीछे था? हाँ। अकेला था? मेरी जानकारी के मुताबिक वो अकेला ही था। तो वो लाश उसकी हो सकती है, प्रभाकर ने गहरी सांस लेकर कहा। दोनों गली के भीतर प्रवेश कर गए थे। उस लाश को देखने के बाद मुझे फोन करना। प्रभाकर ने फोन काटा और जेब में रख लिया। 5 मिनट पश्चात गली में उन्हें एक जगह भीड़ दिखाई दी। वहां और लोग भी थे और पुलिस भी। कुछ लोग घरों की बालकनी और छतों से ये सब नजारा देख रहे थे। पास पहुंचकर उन्होंने लाश को देखा तो चेहरे पर अफसोस के भाव उभरे। छाती पर गोली लगी थी और पुलिस इस वक्त लाश का पंचनामा करने में व्यस्त थी। दो पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करने में व्यस्त थे। प्रभाकर ने एक पुलिस वाले को अपना कार्ड दिखाकर पूछा, इसे किसने मारा? ये पता नहीं चला अभी तक, पुलिस वाले ने कहा। मारने वाले को कोई देख नहीं पाया। दो औरतें उस वक्त गली में थी, उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति की पीठ ही देख पाई थी जो गोली चलाकर तेजी से गली में आगे बढ़ गया था। और लोग क्या कहते हैं? वो तो गोली चलने के बाद ही घरों से बाहर निकले। मतलब कि तुम लोगों के पास अभी तक काम की कोई जानकारी नहीं है? प्रभाकर ने मुनीर को फोन किया। जगमोहन की सतर्क निगाह आसपास घूम रही थी। उसे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि उसे अपने पीछे लगे व्यक्ति का अंदाजा हो गया था और वो जानबूझकर पीछा करने वाले को गली में लाया कि वो उसे आसानी से शूट कर सके। वो इसमें सफल भी रहा। प्रभाकर की मुनीर से बात हो गई। मुनीर को मरने वाले का हुलिया बताया तो मुनीर कह उठा, वो मनोहर ही है। उसे नीली चेक वाली शर्ट पसंद थी। ऐसी एक कमीज हमेशा ही उसके कपड़ों में होती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मर गया। मैं उसके परिवार को क्या जवाब दूंगा? प्रभाकर ने फोन बंद कर दिया। पास खड़े पुलिस वाले से बोला, ये लाश मेरे विभाग के आदमी की है, इज्जत से इसकी देख रेख करना। मन भारी था प्रभाकर का। जी सर। प्रभाकर और जगमोहन वापस चल पड़े। बुरा हो रहा है, प्रभाकर के होंठ भिज गए। सीआईए के एजेंट बहुत ही तेज तर्रार हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमारे लिए भी खतरा बढ़ गया है। आज के हालात देखकर वो कल के लिए कोई बेहतरीन तैयारी करेंगे, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। कहीं कल वो अपना काम कर जाने में सफल ना हो जाएं, इस बात का पूरा अंदेशा है। हम खामोशी से उन पर नजर रखने में असफल रहे। ये बात नहीं प्रभाकर, जगमोहन बोला। इसे अपनी हार मत समझो। जासूसी के खेल में हार जीत तो चलती रहती है। मैं भी इस बात को भुगत चुका हूं और हार भी चुका हूं। अपने लोगों को कम मत समझो, परंतु दूसरे लोग ज्यादा चालाक और सतर्क हों तो फिर क्या किया जा सकता है? हमारा एक मरा है तो उनका भी एक मरा है, फिर भी उन पर नजर रखी। कल अगर वो प्रधानमंत्री जी की हत्या करने में सफल हो गए तो? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। यहाँ सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम होगा। हो सकता है कि मुनीर के आदमी उनका पीछा करके उनका ठिकाना देख लें आज रात ही हम उन पर हमला बोल दें। जरूरत तो नहीं कि वो सब एक ही जगह ठहरे हों। जरूरी तो नहीं कि वो सब एक ही जगह ठहरे हों। देखते हैं। हमने गलती की। जब वो नजर में आए थे तो हमें उसी वक्त उन्हें शूट कर देना चाहिए था। जगमोहन खामोश रहा। जो सीआईए एजेंट मारा गया है उसके बारे में उन्हें अपने साथियों की मौत का पता चल गया होगा।
वहां 3 गोलियां चली थी। उन्हें जरूर पता चल गया होगा। उनके पीछे हमारे आदमी हैं। वो यहां से निकलेंगे तो अभी इस बारे में बातें करते हुए वो गली से बाहर निकले कि तभी उन्हें फायरिंग की आवाज आई। सामने मुख्य सड़क थी और फायरिंग की आवाजें सड़क पर आगे की तरफ से आई थी। एक फायर हुआ था। दोनों की नजरें मिली। वहां भी कुछ हो रहा है, प्रभाकर चीखा। आओ, कहने के साथ ही प्रभाकर भाग खड़ा हुआ। जगमोहन उसके पीछे भागा। जगमोहन और प्रभाकर दौड़ते दौड़ते जब वहां पहुंचे तो लोगों को स्तब्ध सा खड़े पाया। वो सब एक ही तरफ देख रहे थे। दोनों की निगाह भी उस तरफ घूमी तो उसी वक्त एक मोटरसाइकिल को वहां से तेजी से रवाना होते पाया। तब वो समझ नहीं सके थे कि क्या मामला है, परंतु अगले ही पल उनकी निगाह सड़क किनारे नीचे पड़े आदमी पर पड़ी तो वो दोनों तेजी से उसके पास पहुंचे। वो आदमी मृत था। उसका चेहरा देखते ही प्रभाकर ने होंठ भींच लिए। ये तो अपना ही आदमी है। तुम जानते हो इसे? जगमोहन ने पूछा। नहीं, परंतु ये हिंदुस्तानी है। क्या पता ये हमसे जुड़ा मामला ना हो, महज इत्तेफाक हो। अब तक वहां लोग इकट्ठे होने लगे। उन्हीं में से एक ने बताया कि एक लाश उस तरफ भी पड़ी है। ये सुनकर वो चौंके। तुरंत दूसरी लाश के पास पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। उन्होंने लाश को देखा जिसके सीने में गोली लगी थी। वहां मौजूद लोगों में से पूछताछ करने पर उन्हें सारे मामले का पता चला। एक आदमी ने कहा कि उसने उस आदमी का चेहरा अच्छी तरह से देखा है जिसने गोलियां चलाई हैं। प्रभाकर के पास जेब में सीआईए एजेंटों की तस्वीरें मौजूद थी। उसने वो तस्वीरें निकालकर उस व्यक्ति को दिखाई तो उसने फौरन पिचोको की तस्वीर पर उंगली रखकर कहा, यही था गोली चलाने वाला। प्रभाकर तस्वीरें जेब में रखता जगमोहन से सख्त स्वर में कह उठा, ये दोनों मरने वाले मार्शल के एजेंट थे। उन्होंने हमारे 3 आदमी मार दिए। अभी संख्या बढ़ भी सकती है, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। दिन अभी बाकी है। प्रभाकर ने लोगों से बात की तो पता चला कि पुलिस को फोन कर दिया गया है। प्रभाकर ने मुनीर को फोन किया। तुम कहाँ हो? प्रभाकर का स्वर उखड़ा हुआ था। मैं अभी अभी रामलीला ग्राउंड पहुंचा हूं और मनोहर की लाश के पास। यहाँ हमारे यहाँ 2 आदमी और मारे गए हैं। कहाँ? प्रभाकर ने यहाँ के बारे में बताया और फोन बंद कर दिया। बहुत गलत हो रहा है। प्रभाकर गुस्से में था। सीएए एजेंट सतर्क हो चुके हैं। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। कल के लिए खास तैयारी करेंगे कि जैसा भी हो प्रधानमंत्री को खत्म किया जा सके। मामला अब और भी खतरनाक हो गया है। तुम्हें प्रधानमंत्री की पड़ी है? यहाँ मैं अपने विभाग के एजेंटों की बात कर रहा हूँ। 3 3 मरे हैं। प्रभाकर गुर्राया। इनकी मौत का मुझे अफसोस है, परंतु अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि इन हालातों में उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हमारे सामने मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने 3 को मार दिया है। मुद्दा ये है कि कल वो प्रधानमंत्री को शूट करने के लिए क्या करेंगे। मेरे ख्याल में तो वो कल कुछ भी नहीं करेंगे। आज के हालातों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया होगा। वो कल कुछ न करके बाद के किसी बढ़िया मौके के इंतजार में रहेंगे। इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर जाना है अभी तक, परंतु मुझे विश्वास है कि वो कल ही अपना मामला निपटाने की चेष्टा करेंगे। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। जो लोग अमेरिका से इंडिया आए हैं प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, वो जल्द काम खत्म करना चाहेंगे। वो जानते हैं कि मामला लंबा होता चला जाएगा तो प्रधानमंत्री की हत्या करना उतना ही दूर हो जाएगा। चूंकि हम उन्हें पहचानते भी हैं, इसलिए वो मामले को लंबा नहीं जाने देंगे। आज उनका भी एक आदमी मारा गया है और वो जानते हैं कि हालात लंबे चले तो वो भी मर सकते हैं। प्रभाकर ने जगमोहन को देखा। हम उन्हें पहचानते हैं तो हम उन्हें कल कैसे काम करने देंगे? आज की तरह ढूंढ लेंगे और अब वो चेहरे बदल कर मैदान में आएंगे। जगमोहन बोला। प्रभाकर ने होंठ भींच लिए। मत भूलो कि वो संसार की नंबर 1 जासूसी संस्था सीआईए के एजेंट हैं। वो बखूबी जानते हैं कि हालात अगर बिगड़ जाएं तो कैसे काम पूरा किया जाता है। वो तुमसे बेहतर एजेंट है प्रभाकर। साले कुत्ते। प्रभाकर दांत भींचकर कह उठा। कल के लिए तुम्हें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। तुम क्या मेरे से अलग हो? इस मामले में मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तो फिर बात मुझ पर क्यों डालते हो? तुम सोचो कि कल सीआईए के एजेंटों का मुकाबला कैसे करेंगे। मार्शल ने मुझे कहा था कि तुम्हारी बातें माननी है। तुम इस मामले में बड़े हो।
प्रभाकर गंभीर था। हम दोनों ही बड़े हैं और हम दोनों को ही सोचना है इस बारे में। पुलिस की 2 गाड़ियां वहां आ पहुंची। मुनीर भी वहां आ गया था। उसने परेशान और दुख भरे अंदाज में लाश को देखा, फिर सड़क किनारे पड़ी दूसरी लाश को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। मेरे 3 साथी मारे गए। मुनीर ने पास आकर जगमोहन और प्रभाकर को देखा। दुख है मुझे उनके मरने का, प्रभाकर बोला। लेकिन तुम खुद यहाँ क्यों मौजूद हुए? लेकिन तुम खुद यहाँ मौजूद क्यों नहीं थे? मैं यहाँ के बड़े अधिकारियों से मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ न पहुंच सकें। उन्हें समझा रहा था कि उनकी जान को खतरा है, मुनीर ने तनाव भरे स्वर में कहा। परंतु वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को रोकना उनके बस में नहीं है। ये बात मुझसे ही पूछ लेते। तुम क्या समझते हो कि मार्शल ने ऐसी कोशिश नहीं की होगी? प्रभाकर ने कहा। ये बताओ कि मेरे इन दोनों एजेंटों को मारा किसने? उसे पकड़ा नहीं जा सका। वो एक युवक से मोटरसाइकिल छीनकर भाग गया। कहने के साथ ही प्रभाकर ने जेब से तस्वीरें निकाली और पिचोको की तस्वीर दिखाकर बोला, इसने मारा। मुनीर की आंखें सुलग उठी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह मेरे 3 आदमी मारे। इन बातों को बाद में करना। पुलिस आ गई है, उनसे बात करो, उन्हें संभालो, प्रभाकर बोला। अपने पर काबू पाता मुनीर पुलिस की तरफ बढ़ गया। हो सकता है मुनीर के लोग किसी सीआईए एजेंट को इस वक्त भी नजरों में रखे हों। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। क्या सोच रहे हो? यही कि सीआईए एजेंट कल क्या करेंगे। तुम्हें क्या लगता है? वो अपना काम हर हाल में पूरा करने की चेष्टा करेंगे, जगमोहन बोला। मतलब कि कल वो प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे? हर कीमत पर वो इस बात की कोशिश करेंगे। प्रभाकर सोच भरी निगाहों से जगमोहन को देखता कह उठा। फिर तो हमें ऐसी कोई तैयारी करनी चाहिए कि वो सफल ना हो सके। रोकने से बहुत आसान है किसी को मारने में कामयाब होना। यानी कि हमसे आसान काम उनके पास है। तुम ये कहना चाहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल सीआईए एजेंट कामयाब ना हो, जगमोहन ने कहा और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। मैं तुम्हारा रवैया समझ नहीं पा रहा हूं, प्रभाकर ने तीखे स्वर में कहा। अभी मुझसे बात मत करो। इन हालातों को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। मोबाइल कान से लगातार जगमोहन कह उठा। जाकर मुनीर का साथ दो और इतना जान लो कि शिकारी सतर्क हो गया है। वो कल जरूर कुछ कमाल कर दिखाएंगे। प्रभाकर जगमोहन को आंखें सिकोड़े देखता रहा। जगमोहन ने कान से फोन लगा रखा था, दूसरी तरफ बेल जा रखी थी। हेलो। तभी देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। तुम वापस कब आ रहे हो? जगमोहन ने पूछा। 11 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। तो कल ही यहां पहुंच पाओगे? जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। हाँ। वहां क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मार्शल के साथ ही हो अभी? जगमोहन ने ताजा हालात बताए देवराज चौहान को। प्रभाकर सुनता हुआ देवराज जगमोहन को देख रहा था। कल शाम तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा, परंतु तुम तो लखनऊ में हो। फिर यहां जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है। तुम यहां आकर इससे ज्यादा नहीं कर सकते, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने कल प्रधानमंत्री की हत्या होने से रोकनी है, देवराज चौहान ने उधर से कहा। मैं यही कोशिश कर रहा हूं। फिरोजा इंडिया आ गई है मुझसे मिलने। वो दिल्ली में ठहरी है, जगमोहन ने कहा। ये तुम जानो, तुम्हारा मामला है, देवराज चौहान ने उधर से कहा और फोन बंद कर दिया। जगमोहन ने फोन कान से हटाया तो प्रभाकर कह उठा। तुम किससे बात कर रहे थे? यहाँ के इन हालातों के बारे में तुमने किसे बताया? देवराज चौहान को। वो कौन है? डकैती मास्टर देवराज चौहान। नाम नहीं सुना क्या? मैं उसके साथ ही काम करता हूँ। सुना है, परंतु तुमने उसे क्यों? ये सवाल मार्शल से पूछना। तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे, प्रभाकर ने नाराजगी से कहा। मुझे कल के बारे में सोचने दो, अभी बात मत करो, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। प्रभाकर मुनीर और पुलिस वालों की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। पिचोको भीतर कमरे में पहुंचा तो जैकी को मौजूद पाया। जैकी उसे देखते ही कह उठा। तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं आया? इस बात का ध्यान रखा? सब ठीक है।
एक बुरी खबर है। जैकी होंठ भींचे कह उठा। वॉटसन मारा गया। जग सॉरी, मारा गया? हाँ, अभी ग्रेगरी का फोन आया था। उसने बताया। बुरा हुआ, हमारा एक और साथी कम हो गया। वो लोग हमें पहचान रहे थे। उनके पास हमारी तस्वीरें हैं। इस तरह कल हम काम कैसे कर पाएंगे? जैकी ने गुस्से से कहा। मैंने तो कल ही कहा था कि हमें वापस चले जाना चाहिए। काम को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। सीआईए में यही हमारी खासियत है। परंतु इस काम में दिक्कतें आ रही हैं। तुम्हारे पीछे कितने थे? पिचोको ने पूछा। एक। मैंने दो को मारा। जैकी ने पिचोको को देखा और कुछ कहा नहीं। हेनरी और ग्रेगरी कब आ रहे हैं? ग्रेगरी तो पहुंचने वाला ही होगा। हेनरी भी आ जाएगा। हेनरी के पीछे कोई नहीं था। वो वक्त रहते वहां से निकल गया था। वो हम पर नजर क्यों रख रहे थे? पिचोको ने कहा। उन्हें तो चाहिए था हम शूट कर देते। उनकी कोई प्लानिंग रही होगी इस बारे में। जो भी हो, यह बेहतर रहा कि हम सुरक्षित वहां से निकल आए। वॉटसन मारा गया और ब्लॉर भी लापता है। ब्लॉर की कोई खबर नहीं? नहीं। जैकी ने गंभीर स्वर में कहा। कहीं वो दिल्ली में मारा ना गया हो। कुछ भी हो सकता है। हालात बिगड़ रहे हैं। हमें कल हर हाल में काम निपटा देना है। वो हमें पहचान रहे हैं, ऐसे में कल वो हमें नहीं पहचान सकेंगे। हम चेहरा हुलिया बदल कर काम पर निकलेंगे। पिचोको बोला। पता नहीं कल क्या होगा। हम अभी भी चार हैं। तुम हिम्मत हारते दिख रहे हो। ये बात नहीं है, मैं सिर्फ चिंतित हूं। कल रैली में उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, पुलिस भी होगी। और तभी बाहर खटका हुआ। कुछ पलों बाद ग्रेगरी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। आज तो बाल बाल बचे। तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं आया? जैकी ने पूछा। नहीं, परंतु वॉटसन मारा गया। ग्रेगरी ने गंभीर स्वर में कहा। जैकी ने अभी बताया मुझे। पिचोको बोलो। हमें आशा नहीं थी कि वो आज से ही वहां घेरा डाले हुए होंगे। वो मार्शल के एजेंट हैं और उनके पास हमारी तस्वीरें हैं। ग्रेगरी ने कहा। यहीं पर तो सारी गड़बड़ हुई है। जैकी दांत पीछे कह उठा। ब्लॉर की कोई खबर? ग्रेगरी ने पूछना चाहा। नहीं, न तो उसका फोन चालू है और न ही वो यहां पहुंचा है। जैकी बोला। फिर तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ब्लॉर जिंदा नहीं रहा। जिंदा होता तो हमसे संबंध बना चुका होता। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। हम आठ थे और अब चार रह गए हैं। इंडियन एजेंट एक एक करके हमारी संख्या कम कर रहे हैं। ग्रेगरी ने कहा। मेरे ख्याल में जैसे भी हो, हमें कल काम निपटा देना चाहिए। ये काम आगे बढ़ा तो हमारी संख्या कम होती चली जाएगी। तुम क्या कहते हो ग्रेगरी? कल जान की बाजी लगाकर ये काम पूरा करें? हाँ, कल हम हर कीमत पर हर हाल में अपना काम पूरा करके ही रहेंगे। ग्रेगरी ने दृढ़ स्वर में कहा। तभी हेनरी वहां आ पहुंचा। आज का दिन तो बहुत खराब रहा। हेनरी बैठता हुआ बोला। मुझे वॉटसन का बहुत दुख है। तुम्हारे पीछे तो नहीं था कोई यहाँ आते वक्त? नहीं। तसल्ली कर लेने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। वैसे वो लोग मुझे तलाश नहीं सके। मेरे पे नजर नहीं थी उनकी। तभी रामनाथ वहां पहुंचकर बोला। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर ग्रेगरी ने कहा। बोतल, गिलास और कोक ले आओ, साथ में खाने पीने का सामान भी। रामनाथ चला गया भीतर की तरफ। अब क्या प्रोग्राम? हेनरी कहने लगा कि छिटक गया। ग्रेगरी का फोन बजने लगा था। हेलो। ग्रेगरी ने बात की। तुम लोगों को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि तुम सबकी तस्वीरें उन लोगों के पास हैं। दूसरी तरफ सीआईए चीफ था। ठीक कहा चीफ। हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। ग्रेगरी गंभीर स्वर में बोला। आज वॉटसन मारा गया। ब्लॉर लापता है। आठ में से हम चार रह गए हैं। यहाँ सब कुछ गलत होता जा रहा है हमारे साथ। इस काम के लिए मॉर्गन और स्टीव इंडिया पहुंच गए हैं। मॉर्गन और स्टीव? स्टीव को तो मैं जानता हूं, परंतु मॉर्गन? मॉर्गन के बारे में तुम्हें पिचोको बताएगा। वो जानता है। वैसे वो बॉट का भाई है। अपने भाई की मौत के बारे में जाना तो उसने खुद ही सीआईए से संपर्क करके इस काम को करने के लिए कहा। सीआईए चीफ की आवाज कानों में पड़ी। मॉर्गन कहता है कि तुम सबको इस काम से पीछे कर दूं। वो ये काम निपटा देगा। उसके बाद वो उसे भी मारना चाहता है जिसने उसका भाई बॉट को शूट किया।
वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। आपका मतलब है कि हम इस काम से पीछे हट जाएं? ग्रेगरी के माथे पर बल पड़े। तुम लोग पहचाने जा रहे हो, ऐसे में तुम लोगों को इस काम से हट जाना चाहिए। ये गलत है चीफ कि आप हमें काम के बीच से हटा रहे हैं। ग्रेगरी उखड़े स्वर में बोला। गलत मत समझो, मैं तुम्हें सिर्फ राय दे रहा हूं कि कल तुम लोग आराम करो। मॉर्गन और स्टीव कल सुबह लखनऊ पहुंचकर सब कुछ संभाल लेंगे। तुम लोग पहचाने जा रहे हो? 4 लोगों को मैं खो चुका हूं जो कि सीआईए के बेहतरीन एजेंट थे। इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें कल काम कर लेने दो। अगर वो कल असफल रहे तो तुम चारों फिर से मामला संभाल सकते हो। मैं तुम्हें काम से निकाल नहीं रहा, गैप दे रहा हूं। ऐसा गैप देना जरूरी है हालातों के हिसाब से। तुम लोगों की काबिलियत पर शक नहीं है मुझे दूसरों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। कर लो। इतना कहकर उधर से चीफ ने फोन बंद कर दिया। ग्रेगरी ने कान से फोन हटाया और पिचोको को देखकर कहा, मॉर्गन कौन है? पिचोको की आंख तो पहले ही सिकड़ी हुई थी। सबकी निगाहें ग्रेगरी पर थी। तुम बॉट के भाई की बात तो नहीं कर रहे? पिचोको बोला। वही। मॉर्गन खतरनाक खतरनाक हत्यारा है, जबरदस्त निशानेबाज है। कभी कभी चीफ भी उससे काम ले लेता है। वो बहुत समझदार है और यूं ही किसी की हत्या नहीं करता। पिचोको बताने लगा। वो प्राइवेट तौर पर पेशेवर हत्यारा है और बड़ी बड़ी रकमें लेकर वो हत्याएं करता है। न्यूयॉर्क का लैरी सिम्पसन हत्याकांड तुम्हें याद होगा? हाँ। मॉर्गन ने ही उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने मॉर्गन को पकड़ भी लिया, परंतु कोई सबूत नहीं था, तो छोड़ना पड़ा और मॉर्गन बच निकला। चीफ उसे मानता है। बात क्या है? जैकी ने पूछा। मॉर्गन स्टीव के साथ इंडिया आ पहुंचा है। कल सुबह वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और शाम को वो प्रधानमंत्री की हत्या करेंगे। उसे अपने भाई का मरना पसंद नहीं आया। बॉट के हत्यारे को ढूंढ कर वो खत्म करेगा। क्योंकि हम पहचाने जा चुके हैं, इसलिए चीफ का कहना है कि हम खामोश बैठ जाएं और उन दोनों को काम करने दें। अगर वो कल शाम अपने काम में सफल नहीं होते तो हम इस काम में फिर से लगे रहेंगे। स्टीव मॉर्गन के साथ हैं? हेनरी ने कड़वे स्वर में कहा। तुम्हारी स्टीव से कभी नहीं बनी ना? ग्रेगरी ने हेनरी को देखा। हाँ, कमीना इंसान है। तंजानिया में जब हम एक साथ काम कर रहे थे तो कमीने ने शिकार को जब गोली मारी तो वो गोली मेरी कनपट्टी को छू कर निकली थी। उसने तब मेरी भी परवाह नहीं की थी। मैंने तो मर ही जाना था, परंतु किस्मत से बच गया। उसे तो सिर्फ अपना काम खत्म करने की धुन रहती है। हेनरी बोला। चंद पल चंद पल उनके बीच खामोशी रही। रामनाथ बोतल और गिलास रख गया। वो गिलास तैयार करने लगे। रामनाथ खाने पीने का सामान भी रख गया। मुझे ये पसंद नहीं आया कि चीफ हमें पीछे हटने को कह रहा है, जैकी ने कहा। ये काम हमारा है। हमारे 4 साथी मर चुके हैं इस काम में, इसलिए ये काम हमें ही पूरा करना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, ग्रेगरी ने कहा। परंतु मैं नहीं, पिचोको बोला। मॉर्गन और स्टीव का आना ठीक ही है। क्या मतलब? ग्रेगरी ने उसे देखा। पिचोको ने विस्की का घूंट भरा और गंभीर स्वर में बोला। हम शिकारी बनकर यहाँ आए थे, परंतु मार्शल के एजेंट ही हमारे शिकारी बन गए। उन्होंने हम में से 4 को मार दिया। हमारी तस्वीरें उनके पास हैं, वो हमें पहचान रहे हैं। ये ठीक है कि कल हम मेकअप करके चेहरे बदल कर अपने काम को करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु हो सकता है कि मार्शल के एजेंट हमें उन चेहरों में भी पहचान ले। खतरा तो बराबर हमारे सिरों पर रहेगा। ऐसे में काम पूरा करने की एक ही सूरत बनती है कि एजेंट बदले जाएं। कल मॉर्गन और स्टीव को काम करने दिया जाए। पिचोको सही कह रहा है, जैकी ने कहा। कायदे से ये काम हमें ही पूरा करना चाहिए, हेनरी ने जोर देकर कहा। नहीं हेनरी, ग्रेगरी सोच भरे स्वर में कह उठा। पिचोको ठीक कहता है कि इन हालातों में एजेंटों का बदला जाना जरूरी है। अगर तुम तीनों इस बात से रजामंद हो तो मैं चुप रहूंगा, हेनरी ने बेमन से कहा। परंतु इज्जत की बात तो यही होती कि इस काम को हम पूरा करते। कल अगर वो काम ना कर सके तो ये काम करने के लिए हम आजाद होंगे। यानी कि हमें फिर इंतजार करना होगा। ओम तिवारी के ऊपर निर्भर रहना होगा कि अब की बार प्रधानमंत्री की जनसभा देश के किस हिस्से में होने वाली है। मामला लंबा खिंचेगा और हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा।
शायद मॉर्गन और स्टीव सफल हो जाएं। जैकी कह उठा। यहां से हम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कल रात तक यहीं रहकर हम प्रधानमंत्री की हत्या हो जाने का इंतजार करेंगे। मॉर्गन और स्टीव अगर सफल हो गए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? ग्रेगरी ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। रात 10 बजे जगमोहन और प्रभाकर होटल के कमरे में पहुंचे। दिन भर के कामों से वो थक गए थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। 3 लोगों को पहचान कर उनका पीछा किया जा रहा था, तो 2 ने पीछा करने वालों को शूट कर दिया। तीसरा भी नजरों से दूर हो गया। जगमोहन को महसूस हो गया था कि सीआईए के एजेंट बहुत फुर्तीले हैं और उन्हें अपने पर मंडराते खतरे की पूरी तरह से अपने पर मंडराते खतरे का पूरी तरह से एहसास है। ऐसे में वो और भी खतरनाक हो गए थे। प्रभाकर बोतल खोलकर अपना गिलास तैयार कर चुका था। क्या सोच रहे हो? प्रभाकर घूंट भरकर बोला। हम आज चूक गए। अब कल वो हाथ नहीं आने वाले। खतरा बढ़ गया। स्पष्ट कहो कि वो जानते हैं कि हम उन्हें पहचान चुके हैं। कल वो रंग रूप बदल कर अपने काम को अंजाम देने आएंगे। ऐसा संभव है। शायद वो ऐसा ही करें। प्रभाकर गंभीर स्वर में बोला। अब सीआईए के एजेंट अपने पीछे लगने वाले लोगों को शूट करने पर उतारू हो गए हैं, जबकि उन्हें खामोशी से अपना काम करना चाहिए था। शूट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि हम उन्हें पहचान रहे हैं। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। कल अपने सब लोगों को यह आदेश दिया जाएगा कि उन्हें देखते ही शूट कर दो। प्रभाकर ने पुनः घूंट भरा। कल की रैली में विदेशियों पर नजर रखी जाएगी। ऐसी जगह पर विदेशियों की मौजूदगी नहीं होती। वो हमें आसानी से मिल जाएंगे और उन्हें शूट किया जा सकता है। क्या पता वो कहां पर इस काम के लिए जगह चुनते हैं? जगमोहन ने प्रभाकर को देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। जहां से स्टेज पर गोली मारी जा सकती है, ऐसी जगह पर कल पुलिस वालों को तैनात कर दिया जाएगा। ये ठीक रहेगा। प्रभाकर के होठों से निकला। इस तरह उनके लिए काम करना कठिन हो जाएगा। रैली में भी सादे कपड़ों में पुलिस वाले और हमारे लोग मौजूद रहेंगे। इस तरह वहां मौजूद विदेशियों को हम आसानी से ढूंढ लेंगे और उनकी पहचान होते हुए उन्हें शूट कर देंगे। मैं मार्शल से कहकर कल पुलिस वालों को आसपास की इमारतों पर भी लगा देता हूं। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। अभी कह दूं मार्शल से? कह दो। प्रभाकर ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते ही जगमोहन से बोला। तुम भी अपना गिलास तैयार कर। नशे के लिए मैं ऐसी बेकार चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। जगमोहन मुस्कुराया। तुम अपनी जेब में मौजूद नोट मुझे दो। मैं उन्हें गिनूंगा तो मुझ पर नशा चढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरी थकान दूर हो जाएगी। बड़े अजीब आदमी हो तुम। जगमोहन मुस्कुराता रहा। प्रभाकर ने फोन कान से लगा लिया था। दूसरी तरफ बेल जारी थी। तभी जगमोहन का फोन बजने लगा। जगमोहन उठा और फोन निकालते हुए प्रभाकर से कुछ दूर चला गया कि वो आराम से मार्शल से बात कर सके। और जगमोहन ने भी फोन पर बात की। हेलो। तुम्हारी आवाज सुनकर दिल में गुदगुदी होती है। रोजा की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन ने गहरी सांस ली। इस व्यस्तता में वो फिरोजा को तो भूल ही गया था। मुस्कुरा पड़ा जगमोहन। कैसी हो? एकदम खुश। फिरोजा की खन फिरोजा की खनक हंसी कानों में पड़ी। तुमसे मिलने को दिल कर रहा है। जानते हो कहाँ हूं मैं? कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में? जगमोहन चौंका। तुम तो दिल्ली में तुम तो दिल्ली में। मैं वहां रुकी नहीं। एयरपोर्ट से लखनऊ की फ्लाइट ले ली। मैं तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहती थी। तुम्हें जल्द से जल्द देखना चाहती थी। तुम्हारी बाहों में समा जाना चाहती थी। तो लखनऊ आ गई। जगमोहन के होठों पर मुस्कान नाच उठी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं लखनऊ आ गई? बुरा क्यों लगेगा? मैं भी तुम्हारी करीबी हासिल करना चाहता। तो आ जाओ ना। मैं पार्क बेंटली होटल में कमरा नंबर 414 में हूँ। नहीं आ पाऊंगा। व्यस्त हो? ऐसी ही बात है। कल रात के बाद ही तुमसे मिल पाऊंगा। तुम्हें इंतजार करना होगा फिरोजा। मुझसे शादी करोगे ना? पक्का। जरूर करूंगा। तुम्हें पाकर मैं सारी उम्र खुश रहूंगा। फिरोजा की गहरी सांस लेने की आवाज आई उधर से।
डिनर लेकर तुम सो जाओ। मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। प्रधानमंत्री की रैली कल है ना? हाँ, परंतु हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। मुझे भी बताओ। जगमोहन ने फिरोजा को सारे हालात बताए। शायद तुमसे गलती हो चुकी है जगमोहन। तुमने आज मौका खो दिया। सीआईए के एजेंट नजर आते ही उन्हें शूट कर देते तो उनकी संख्या कम हो जाती, उनका हौसला टूट जाता। ऐसे में कल जो बचते उन्हें संभाला जा सकता था। ये गलती तो हो चुकी है। कल के लिए क्या तैयारी है? अभी तैयारी फाइनल नहीं हुई। कल हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। यकीनन कल वो अपना हुलिया बदल कर प्रधानमंत्री की हत्या को अंजाम देंगे। कल कठिन हो जाएगा उन्हें तलाश करना। वो पूरी कोशिश करेंगे कि कल काम हो जाए। मैं और मार्शल के एजेंट उन्हें सफल नहीं होने देंगे, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। सीआईए के उन एजेंटों को कम मत समझो तुम। मैं उनमें से कुछ के बारे में जानती हूँ। वो एक से बढ़कर एक हैं। अभी उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला, वरना वो काम पूरा करके निकल गए होते। उधर से फिरोजा ने कहा, कल वो सफल नहीं हो पाएंगे, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। ओम तिवारी जो प्रधानमंत्री का पीए है, उसका क्या किया? उसकी गद्दारी हम पकड़ चुके हैं। उसके फोन टैप हो रहे हैं, बातें सुनी जा रही हैं। वो सीआईए एजेंटों के संपर्क में है, परंतु अभी उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा, क्योंकि उसके द्वारा हमें सीआईए एजेंटों की हरकतों का पता चल रहा है। मैं समझ गई, परंतु मेरी राय है कि ओम तिवारी का कत्ल कर दो, गिरफ्तार कर लो, जो भी करना चाहो। इससे सीआईए एजेंटों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबरें मिलनी बंद हो जाएंगी, फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जगमोहन के होंठ भिज गए। क्या सोचने लगे? इस बारे में मार्शल से बात करूंगा, परंतु अभी कल का दिन निकल लेने दो। मेरी बात पर मत जाना, मैंने तुम्हें राय दी है। हालातों से तुम बेहतर वाकिफ हो कि अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी बातें गलत नहीं है, परंतु इस वक्त मेरा ध्यान कल प्रधानमंत्री को बचाने पर लगा है। काम करते रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिरोजा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान आ गया होगा? अभी नहीं, मेरे ख्याल में एयरपोर्ट पहुंचने वाला होगा। उसकी फ्लाइट उड़ने में अब 2-3 घंटे का समय बाकी है। ठीक है, अब मैं खाना खाकर सोने जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। बातचीत खत्म हो गई। तभी प्रभाकर मोबाइल को कान से हटाता कह उठा, मार्शल तुमसे बात करना चाहता है। जगमोहन ने आगे बढ़कर प्रभाकर से मोबाइल लिया और बात की। कहो मार्शल। आज हमसे गलती हो गई है। उन लोगों को देखते ही शूट कर देना चाहिए था। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। वो वक्त निकल गया। अब हमें कल के बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में मैं भी सोच चुका हूं कि हमसे वास्तव में गलती हो गई है। तब उन्हें शूट ना करके। ये मामला मैं देख रहा हूं, इसलिए ये मेरी गलती माना जाएगा। कल के लिए प्रभाकर ने जो कहा है, मैं वैसे इंतजाम करा दूंगा। कल प्रधानमंत्री रैली में आ रहे हैं? हाँ, ये प्रधानमंत्री हाउस का फैसला है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु उनकी सुरक्षा के इंतजाम तगड़े होंगे। दूर से आती गोली सुरक्षा के सारे इंतजाम भेज देगी मार्शल। इसी बात को तो बचाना है। मार्शल उधर से जोर देकर कह उठा, मुनीर के पास जो एजेंट है वो नाकाफी हों तो मैं यहां से और एजेंट भेज देता हूँ। जरूरत नहीं, उसके लोग काफी हैं, जगमोहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। फिरोजा शानदार होटल में ठहरी थी। रात के 12 बजे थे। वो कब की डिनर कर चुकी थी और कमरे में म्यूजिक लगा रखा था। शांत मधुर धुनें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। चंद दिन पहले तक वो सिर्फ जासूसी दुनिया के बारे में सोचती थी। मरने मारने की बातों के अलावा उसे कुछ नहीं आता था। परंतु जब से जगमोहन से दिल लगा तो उससे उसमें भरपूर बदलाव आ गए थे। वो मुस्कुराने लगी थी, जागते हुए मीठे सपने देखती रहती। एक पत्नी के रूप में जगमोहन के बारे में सोचती कि शादी के बाद जगमोहन के साथ रहना कितना अच्छा रहेगा। अब फिरोजा को नींद महसूस होने लगी थी तो उसने उठकर म्यूजिक बंद किया। तभी उसका मोबाइल बजा। जगमोहन होगा ये सोचकर वो फुर्ती से मोबाइल की तरफ लपकी। हेलो, फिरोजा ने जल्दी से फोन पर कहा। तुम्हारे लिए खबर है। वाइट की आवाज कानों में पड़ी। 3,000 पाउंड की खबर। फिरोजा ने तुरंत खुद को संभाला और कह उठी,
तुम कैसे कह सकते हो कि वह खबर मेरे काम की है? तुम्हारे काम की है अगर तुम्हें इंडियन प्रधानमंत्री को मारने गए सीआईए एजेंटों में दिलचस्पी है तो। तुम उनके बारे में मुझसे पहले भी खबरें ले चुकी हो। मैंने तुम्हें तस्वीरें दी उनकी। तो नई खबर में भी तुम्हें दिलचस्पी होगी। बताओ। इस खबर की कीमत 3,000 पाउंड है। खबर काम की हुई तो मिलेंगे 3,000 पाउंड। तुम 3,000 पाउंड लेकर मेरे पास अभी नहीं आ सकती। रोजा ने वाइट को नहीं बताया कि वो इस वक्त इंडिया में है। तुम खबर दो, पाउंड तुम्हें मिल जाएंगे। अगर अविश्वास वाली बात हो तो कह दो फिर। ऐसी कोई बात नहीं है। वाइट की आवाज कानों में पड़ी। मैंने तुम्हें जिन 8 एजेंटों की तस्वीरें दी थी, इंडिया में उनके पहचाने जाने की वजह से सीआईए ने इस काम के लिए 2 और लोगों को इंडिया भेजा है। वो इंडिया पहुंच चुके हैं। उनके नाम पता है तुम्हें? फ्रोजा की आंखें सिकुड़ी। हाँ, एक को तो तुम भी जानती हो। उनके नाम है मॉर्गन और स्टीव। कौन मॉर्गन? फ्रोजा के होठों से चौंक का स्वर निकला। पेशेवर हत्यारा मॉर्गन। तुम उसे जानती हो? वो इस मामले में क्यों आ गया? फ्रोजा ने तेज स्वर में कहा। कभी कभी सीआईए भी उससे काम मिल लेती है, परंतु इस बार वो इस मामले में खुद आया है। 8 लोगों की टीम गई थी इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए। उसमें उसका भाई बॉट भी था, जो सीआईए का एजेंट था। परंतु बॉट को इंडियन एजेंटों ने मार दिया। यही वजह है मॉर्गन के इंडिया आने की। वो बॉट की हत्या का बदला लेना चाहता है। वो उन एजेंटों को अपने तौर पर ढूंढेगा जिन्होंने बॉट को मारा। इधर सीआईए के एजेंट इंडियन एजेंटों द्वारा पहचाने जा रहे हैं, इसलिए मॉर्गन को सीआईए चीफ ने काम सौंपा है कि वो प्रधानमंत्री की हत्या कर दे। फ्रोजा के चेहरे पर गंभीरता से भरे सोच के भाव उभरे। फ्रोजा, वाइट की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। तुमने मेरे से उन 8 एजेंटों की तस्वीरें ली थी, उनका क्या किया? वो मेरे पास रखी हैं। उनका इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं। तुम खामखा पैसे खराब करने वालों में से नहीं हो। तुमने उनका क्या इस्तेमाल किया नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मॉर्गन और स्टीव के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अमेरिका में जिससे मैंने तस्वीरें हासिल की थी उन 8 की, उसी ने पूछा कि इस बारे में खबर है, खरीदोगे? मैंने खबर खरीद ली, क्योंकि मैं जानता था कि इस खबर में तुम्हारी दिलचस्पी होगी। मॉर्गन और स्टीव की तस्वीरें मिल सकती हैं? रोजा ने पूछा। कोशिश कर सकता हूँ। मिली भी तो हफ्ता लग जाएगा। मेरे पास 12 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं है। फिर तस्वीरें नहीं मिल सकती। तुम्हारे 3,000 पाउंड तुम तक पहुंच जाएंगे। किसी को पता ना चले कि मैं सीआईए के बारे में तुम्हें खबरें दे रहा हूँ। बात बाहर निकली तो मस्त रहो। किसी को पता नहीं चलेगा। बस तुम अपना मुंह बंद रखना। कहकर फ्रोजा ने फोन बंद कर दिया। उसका खुशी भरा मूड अब गंभीरता में बदल गया था। मॉर्गन को वो जानती थी कि वो कितना खतरनाक इंसान है। एक बार अमेरिका में उससे मुलाकात हुई थी, जब वो किसी केस के सिलसिले में वहां थी। सीएए के दबाव की वजह से अमेरिकन पुलिस भी मॉर्गन पर हाथ नहीं डालती थी। जो मॉर्गन को जानता था वो उससे दूर ही रहता था। वही मॉर्गन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या के लिए इंडिया आ पहुंचा था। उसके साथ स्टीव नाम का सीआईए एजेंट भी है। रोजा को जगमोहन की चिंता हुई। जगमोहन प्रधानमंत्री की हत्या को रोकने की चेष्टा में लगा हुआ है। अगर मॉर्गन का जगमोहन से आमना सामना हो गया तो बुरा हो सकता है। फिरोजा व्याकुल हो उठी। जगमोहन को यह खबर देनी जरूरी थी कि वो सतर्क रहे। फिरोजा ने जगमोहन को फोन किया तो पहली बेल पर ही जगमोहन ने कॉल रिसीव कर ली। जाग रहे हो? फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम? जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। तुम अभी तक सोई नहीं? एक खबर मिली है, वो तुम्हें बतानी जरूरी थी जगमोहन। कैसी खबर? इंडिया आए सीआईए एजेंटों की पहचान हो जाने की वजह से सीआईए ने इस काम के लिए 2 लोगों को और भेजा है। एक तो सीआईए एजेंट स्टीव है और दूसरे का नाम मॉर्गन है। वो पेशेवर हत्यारा है और कभी कभी सीआईए के लिए भी काम करता है। मॉर्गन बहुत खतरनाक है। वो जबरदस्त हत्यारा है। उसके इस मामले में आने की वजह उसका भाई का मारा जाना है, जो सीआईए का एजेंट था, जिसे दिल्ली में मारा गया था। प्रधानमंत्री की हत्या करने के बाद वो उससे भी बदला लेगा जिसने उसके भाई को मारा था। समझ गया। स्टीव और मॉर्गन की तस्वीरें तो नहीं होंगी तुम्हारे पास? जगमोहन ने उधर से पूछा। इस कम वक्त में तस्वीरें हासिल नहीं की जा सकती।
फिरोजा ने बेचैनी से कहा। अच्छा किया जो तुमने बता दिया। अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है जगमोहन। मॉर्गन बहुत खतरनाक है, मैं उसे जानती हूँ। तुम इतनी कमजोर कब से हो गई कि घबरा रही हो? जिस फिरोजा को मैं जानता हूँ वो तो मॉर्गन सच में बहुत खतरनाक है। मॉर्गन का हुलिया बताओ, दूसरी तरफ से जगमोहन बोला। फिरोजा ने मॉर्गन का हुलिया बताकर कहा, हो सकता है कल पहले वाले सीआईए एजेंट मैदान में ना आए, स्टीव और मॉर्गन ही प्रधानमंत्री की हत्या करें। वो नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें पहले ही ढूंढ निकालेंगे। अब तुम सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे, जगमोहन ने कहा और उधर से फोन बंद कर दिया। फिरोजा मोबाइल थामे चिंतित सी खड़ी रही, सोचती रही। मॉर्गन का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। अगला दृश्य, इंग्लैंड, मैनचेस्टर का एयरपोर्ट। देवराज चौहान एयरपोर्ट पर पहुंचा। रास्ते में पीछा किए जाने के प्रति सावधान था, परंतु वाहनों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी पता नहीं चल पाया कि कोई पीछे है या नहीं। टैक्सी छोड़कर सूटकेस थामे वो एयरपोर्ट की इमारत में प्रवेश कर गया। पहला वाला सूटकेस तो उस गैराज पर ही छूट गया था, ये उसने नया खरीदा था। बीच में चंद जोड़ी कपड़े ही थे। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 2.5 घंटे बाकी थे अभी इंडिया के लिए प्लेन रवाना होने में। एकाएक देवराज चांद ठिठका, आंखें सिकुड़ गई। एक आदमी से उसकी नजरें टकराई जो सीधे उसे ही देख रहा था और देखता ही जा रहा था। देवराज चौहान के सतर्क होने के लिए इतना ही काफी था। उसे एक गड़बड़ का एहसास हुआ। देवराज चौहान पुनः आगे बढ़ गया। 10 कदम आगे चलने के बाद उसने पलटकर उस आदमी को देखा। वो अब भी उसे ही देख रहा था और इस बार नजरें मिलते मिलते ही वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दोस्ताना भाव नहीं था। देवराज चौहान को खतरे का इशारा मिल गया था जैसे। उसने आसपास से निकलती लोगों की भीड़ में नजरें दौड़ाई। तभी उस आदमी ने देवराज चौहान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती उभरी। वो पास आता रहा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। हेलो मिस्टर देवराज चौहान। पास आकर वो उसी मुस्कान के साथ बोला, इंडिया वापस जा रहे हो? तुम कौन हो? कार्ल्स, सीआईए एजेंट। तो माइक नहीं चाहता कि तुम इंडिया जाओ। देवराज चौहान के दांत भिज गए। कार्ल्स ने नीचे पड़ा देवराज चौहान का सूटकेस उठाया और बोला, आओ। उसी पल देवराज चौहान ने उसकी बांह पकड़ ली। कार्ल्स ने चुपती निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मेरा सूटकेस नीचे रख दो। देवराज चौहान की आवाज में कठोरता थी। मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा था। कार्ल्स ने सूटकेस वापस रख दिया। अब इसे तुम उठाकर मेरे साथ चलो। निकल जाओ यहां से। देवराज चौहान के होंठों से मध्यम सी गुराहट निकली। वरना तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए देवराज चौहान। मैं कितने प्यार से तुमसे। मुझे माइक से कोई वास्ता नहीं है। मैं लेकिन माइक को तुमसे है, कहकर कार्ल्स ने हाथ ऊपर उठाकर खास अंदाज में हिलाया। ये क्या किया तुमने? हमारा झगड़ा ना हो इसलिए माइक को बुलाया है, कार्ल्स ने चुपते स्वर में कहा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। मिनट भर भी नहीं बीता कि माइक आ पहुंचा। हेलो देवराज चौहान, माइक मीठे स्वर में बोला। हमारी पिछली मुलाकात एस्टोनिया में हुई थी। हमारी वो मुलाकात ना तो अच्छी थी और न बुरी। सही कहा, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। तब मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया था। बाहर मेरे ढेर सारे आदमी नहीं थे, सिर्फ एक था जो सिर्फ मुझे बाहरी खबरें दे रहा था। तब तुम बाजी जीत सकते थे। ओह, ये नई बात पता चली। माइक ने सिर हिलाया। यहां तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बहुत आसान है। लूथर माचिको और ब्रिजवाश को खत्म करने के बाद तुम्हारा यहाँ रुकना बेकार था। मैं जानता था कि कभी भी तुम इंडिया के लिए प्लेन लेने एयरपोर्ट पर आ सकते हो। तुम्हारे लिए मैंने यहाँ जाल बिछा रखा था और तुम हमारे जाल में आ फंसे। मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता थी। यहीं कर लें? देवराज चौहान उसे देखता रहा। ठीक है, माइक सिर हिलाकर बोला, यहीं बात कर लेते हैं। तुम तभी इंडिया का प्लेन पकड़ सकते हो अगर मेरी बात का सही जवाब दे देते हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। देवराज चौहान की आंखों में कठोरता आ गई। कार्ल्स पास में सतर्क खड़ा था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सीआईए के 8 लोगों का दल इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के लिए इंडिया गया था।
उन 8 में से कुछ मारे जा चुके हैं। मार्शल के पास उन 8 की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें तुमने मार्शल को दी? नहीं। किसने दी? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो और तुम्हें बताना पड़ेगा, माइक दृढ़ स्वर में बोला। मेरा इस बात से कोई वास्ता नहीं है। वास्ता न हो, परंतु तुम्हें इस बात की जानकारी तो जरूर होगी कि तस्वीरें किसने मार्शल तक पहुंचाई, उन तस्वीरों को कैसे हासिल किया गया। यह आसान काम नहीं था। इस काम में सीआईए का कोई गद्दार भी शामिल है। मुझे उसका नाम चाहिए। तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। पक्का? दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। यह बात यकीन के काबिल है ही नहीं कि तुम्हें मेरे सवालों की जानकारी ना हो, माइक ने सिर हिलाकर कहा। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते देवराज चौहान, यही बात है ना? मैं कुछ नहीं जानता। हम्म। माइक का स्वर शांत था। मेरे आदमी फ्रोजा पर नजर रख रहे थे जब से लूथर माची को तुमने शूट किया, क्योंकि मुझे पूरा शक था कि तुम और फ्रोजा ने मिलकर लूथर माची को मारा है। ये गलत है। लूथर माची को मैंने मारा। फ्रोजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, देवराज चौहान ने कहा। जो भी हो, मैं फ्रोजा की निगरानी करवा रहा था। परसों मुझे खबर मिली कि वो इंडिया गई है। फ्रोजा से मेरी कोई बात नहीं हुई इस बारे में। फ्रोजा इंडिया क्यों गई? माइक ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। मैं नहीं जानता। तुम जानते हो देवराज चौहान? नहीं। इन हालातों में फ्रोजा का इंडिया जाना बहुत मतलब रखता है। जब हमारे लोग प्रधानमंत्री की हत्या के लिए वहां मौजूद हों और पहचाने जा रहे हों, एक एक करके उन्हें मारा जा रहा हो। और खास बात तो यह है कि मार्शल की तरफ से इस मामले को इंडिया में तुम्हारा साथी जगमोहन संभाल रहा है। तो फ्रोजा इंडिया चली गई, वजह बताओ मुझे। फ्रोजा ब्रिटिश जासूस है, देवराज चौहान बोला, और मैं मार्शल की तरफ से हूं। उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है। तुमने और फ्रोजा ने मिलकर ब्रिजवॉश को मारने की चेष्टा की। माइक का स्वर कठोर हो गया। मेरे पास पक्की खबर है कि तुम दोनों दिन भर साथ रहे। तो अब तुम ये कहना पसंद करोगे कि फ्रोजा सीआईए के खिलाफ इंडिया के फेवर में काम कर रही है? मुझे तो ये भी पता है कि जगमोहन के साथ उसकी आशिकी हो गई है। तुम गलत इंसान से सवाल कर रहे हो। ये बातें फिरोजा से ही पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दिन के लिए फिरोजा मेरे साथ इसलिए रही कि वो मुझसे जगमोहन का फोन नंबर हासिल करना चाहती थी, जो कि मैंने उसे नहीं दिया। शायद उसे जगमोहन से प्यार हो गया, इसी वजह से वो मुझसे नंबर चाहती थी। वो इंडिया गई है तो मैं सोच सकता हूँ कि शायद जगमोहन से ही मिलने गई हो। फिरोजा इतनी बेवकूफ नहीं है कि मार्शल के आदमी की तरफ आकर्षित हो, माइक चुपते स्वर में बोला। जो सच है वो मुझे बता दो देवराज चौहान, तभी तुम फ्लाइट पकड़ सकते हो। मैं जानना चाहता हूं कि मार्शल को उन 8 एजेंटों की तस्वीरें किसने दी। रोजा तुम लोगों के साथ मिलकर क्या कर रही है? मैं कुछ भी नहीं जानता, देवराज चौहान ने कहा। तभी देवराज चौहान को अपने आसपास कुछ लोगों के खड़े होने का एहसास हुआ। उन सब उन सबको देखा देवराज चौहान ने। समझ गया कि वो माइक के ही लोग हैं। देवराज चौहान ने माइक को देखा। तुमने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, माइक सख्त स्वर में कह उठा। और तुमने एस्टोनिया में और यहाँ मैनचेस्टर में कई सीआईए एजेंटों को शूट किया है। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम ये बहुत गलत कर रहे। ले चलो इसे, माइक ने कहा और वहां से हट गया। वो 9-10 लोग थे। उन्होंने देवराज चौहान को घेरे में ले लिया, फिर उसे लेकर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। वो जानता था कि अब उस पर मुसीबतें आने वाली हैं। अगला दृश्य। देवराज चौहान को एक टेबल पर पीठ के बल लिटाकर बांधा गया था। जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर ही था। 4 आदमी कमरे में मौजूद रहकर उसे यातना देते हुए माइक के सवालों को दोहरा रहे थे, परंतु देवराज चौहान यही कह रहा था कि इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं है। देवराज चौहान के जिस्म जगह जगह से घायल हुआ दिख रहा था। खून रिश्ता दिखाई दे रहा था। 6 घंटों से यह सिलसिला चालू था। वो हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि देवराज चौहान उनके सवालों का जवाब दे। कई बार यातना के दौरान देवराज चौहान चीखा भी था, तड़पा भी था। बुरी हालत हो चुकी थी उसकी इस समय, परंतु मुंह खोलने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। तभी माइक ने भीतर प्रवेश किया और पास आता बोला, कुछ बोला ये? या तो जवाब जानता नहीं है या बहुत सख्त है, जवाब देना नहीं चाहता, एक ने कहा। माइक देवराज चौहान के पास पहुंचकर छिटका।
देवराज चांद ने उसे देखा। माइक उसके शरीर पर नजरें दौड़ाता कह उठा, अगर तुम्हें सवालों के जवाब नहीं पता तो समझो तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम्हें यहीं तक जीना था। माइक के स्वर में जहरीलापन था। तुम हमारे लिए बेकार हुए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें सब पता है, माइक गुर्राया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मार्शल के पास हमारे 8 एजेंटों की तस्वीरें किसने पहुंचाई। तुम उसे बचा लेने के फेर में हो, परंतु उसके बारे में हमें जल्द ही पता चल जाएगा। जो बात हम जानना चाहते हैं वो जान ही लेते हैं। हम सिर्फ तुम पर ही निर्भर नहीं है, हमारे कई आदमी इस बारे में खबरें पाने में लगे हैं। परंतु अगर तुमसे हमें जानकारी मिल जाए तो ये हमारे लिए आसान रास्ता होगा। मैं कुछ नहीं जानता, देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। कुछ नहीं जानते तो तुम्हारी मौत निश्चित है। माइक का स्वर खतरनाक हो गया। फिरोजा इन हालातों में इंडिया क्या करने गई है? मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि फिरोजा सीआईए के खिलाफ इंडिया का साथ दे रही है। कम से कम मेरा साथ तो उसने नहीं दिया। माइक का चेहरा दहक उठा। वो गुर्राया, ये तो अभी शुरुआत है। तुम सब जवाब दोगे। फिर वो अपने आदमियों से गुस्से से कह उठा, तुम लोग इसके साथ नरमी से क्यों पेश आ रहे हो? जैसा भी हो, इसका मुंह खुलवाओ। सख्ती करने पर ये मर भी सकता, एक ने कहना चाहा। मरने दो, तुम लोग अपनी कोशिश जारी रखो, माइक ने दांत किटकिटाकर कहा। तभी कार्ल्स ने दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में मोबाइल थमा था। माइक ने उसे देखा। कार्ल्स करीब आता कह उठा, ये देवराज चांद का मोबाइल है। इस पर अभी अभी जगमोहन का फोन आया है। वो लाइन पर है। खूब, माइक के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। ये तो बढ़िया हो गया। माइक ने कार्ल्स से फोन लिया और कान से लगाता कह उठा, तो जगमोहन बोल रहे हो तुम? देवराज चौहान कहाँ है? उधर से जगमोहन का तेज स्वर कानों में पड़ा। मेरे सामने है। माइक टेबल पर बंधे देवराज चौहान पर नजरें दौड़ाता कह उठा। हमने उसे एयरपोर्ट पर तब पकड़ा जब वो इंडिया के लिए फ्लाइट लेने वाला था। इस वक्त उसे यातना दी जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं, सच है। 6 घंटों से वो यातना सह रहा है। अगर तुम्हें इसके मरने की खबर मिले तो यकीन कर लेना कि तुम मरोगे मेरे हाथों से। जवाब में माइक हंसकर रह गया। देवराज चौहान कठोर निगाहों से माइक को देख रहा था। क्या चाहते हो? क्यों तुमने? मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब चाहिए, और वो जवाब तुम भी दे सकते हो। देवराज चौहान को बचा सकते हो। देवराज चौहान से मेरी बात कराओ। यकीन कर लेना चाहते हो कि ये जिंदा है कि नहीं? लो सुन लो इसकी आवाज। कहने के साथ ही माइक ने मोबाइल देवराज चौहान के कान से लगाया और बोला, बात करो जगमोहन से। देवराज चौहान ने होंठ भींच लिए। बात करो, अपनी आवाज निकालो, माइक गुर्राया। परंतु देवराज चौहान ने होंठ बंद रखे। माइक देवराज चौहान के कान से मोबाइल हटाकर उस पर बोला, ये तो बात करने के मूड में लग नहीं रहा। क्यों ना हम बात कर। पहले मुझे देवराज चौहान की आवाज सुनाओ। उधर से जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। माइक कान से फोन हटाकर देवराज चौहान से बोला, जगमोहन तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि तुम जिंदा हो। देवराज चौहान ने होंठ भींचे रखे। माइक ने दांत भींचकर एक को इशारा किया और फोन देवराज चौहान के कान से लगा दिया। उस आदमी ने तीखी नोक वाला चाकू उठाया और देवराज चौहान की छाती पर रखकर दबाव बढ़ाया। पीड़ा की वजह से देवराज चौहान ने होंठ भींच लिए। चाकू की नोक उसकी छाती में धंस गई और वहां से खून छलक उठा था। उस आदमी ने चाकू की मूठ पर अपनी हथेली टिका रखी थी। तुम नहीं बोलोगे तो चाकू तुम्हारे शरीर में घुसता चला जाएगा, जरा जरा करके, माइक क्रूर स्वर में कह उठा। बेशक तुम मर भी जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। तभी देवराज चांद गुस्से से कह उठा, इन्हें कुछ मत बताना जगमोहन। माइक ने हंसकर उसके कान से मोबाइल हटाया और बोला, तुम्हारे इन शब्दों से ये तो जाहिर हो गया कि तुम वो सब कुछ जानते हो जो मैं चाहता हूं। जगमोहन भी इन बातों को जानता है, कहकर उसने फोन कान से लगाकर कहा, सुन ली अपने साथी की आवाज? उस व्यक्ति ने देवराज चांद की छाती पर लगा चाकू हटा लिया था। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? जगमोहन की आवाज में गुर्राहट थी। हम कुछ जानना चाहते हैं, परंतु उसका जवाब नहीं दे रहा ये। अगर तुम जवाब दे दो तो ये बच जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ सवालों का जवाब बहुत ही आसान है। जवाब तुम्हें भी पता है, माइक खतरनाक स्वर में कह रहा था। सवाल पूछो। गुड।
माइक ने सिर हिलाया और देवराज चौहान की टेबल से कुछ दूर हट गया। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। हमें पता है कि तुम मार्शल की तरफ से प्रधानमंत्री को बचाने में लगे हुए हो और सीआईए प्रधानमंत्री की जान लेने पर लगी है। सही कहा, माइक कड़वे स्वर में बोला। हमारी अच्छी पट सकती है अगर तुम इसी तरह जवाब देते रहो तो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को हमारे 8 एजेंटों की इंडिया पहुंचने की सूचना किसने दी? किसने तुम लोगों को उन 8 की तस्वीरों का इंतजाम करवाया? बहुत आसान सवाल है। तुम इसका जवाब देकर देवराज चौहान की जान बचा सकते हो। यातना से इसे बहुत तकलीफ हो रही है। यही सवाल है या और भी है? जगमोहन ने कड़वे स्वर में पूछा। और भी है एक। वो भी कहो। फिरोजा इंडिया क्यों गई है? क्या वो तुम्हारे साथ मार्शल के लिए काम कर रही है? माइक बोला। मेरे ख्याल में फिरोजा सीआईए के खिलाफ काम कर रही है। वो तुमसे प्यार कर बैठी है और इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि फिरोजा से तुम्हारा क्या रिश्ता है। फिरोजा तुम्हारे पास है? नहीं। तुम्हें उसके इंडिया आने की खबर है? हाँ। फिर तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो हमारे खिलाफ तुम्हारा साथ दे रही है। ये तुम्हारी बेकार की उड़ान है। सच क्या है? मैं और फिरोजा शादी करने वाले हैं, परंतु वो किसी भी तरह मेरा साथ नहीं दे रही। ये संभव नहीं है कि वो तुम्हारा साथ ना दे। फिरोजा ब्रिटिश एजेंट है, तुम मार्शल के लिए। मैं मार्शल का एजेंट नहीं हूँ। परंतु तुम मार्शल के लिए काम कर रहे हो। ये मेरा पहला और आखिरी काम है मार्शल के लिए। तुम मेरे सवालों का जवाब दो कि सीआईए की खबरें तुम्हें कौन दे रहा है? कोई नहीं। बकवास मत करो तुम। हमारे पास तुम्हारे उन 8 एजेंटों की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री को मारने यहाँ आए। वो तस्वीरें कहाँ से मिली? मुझे तो मार्शल से मिली। और मार्शल को? मुझे नहीं मालूम। मार्शल से पूछा था, उसने बताया नहीं। लगता है तुम देवराज चौहान की मौत देखना चाहते हो। मैंने सच बताया है तुम्हें। तुम कुछ भी सच नहीं बता। मैं सच कह रहा हूँ माइक। 2 घंटे पहले मार्शल ने मुझे एक और खबर दी। उधर से बात करता जगमोहन सामान्य था। क्या? मार्शल ने बताया कि सीआईए परेशान है कि उसके एजेंटों की पहचान हो गई है और मारे जा रहे हैं। इस वजह से उन्हें काम में परेशानी आ रही है। ऐसे में सीआईए 2 और एजेंट मॉर्गन और स्टीव इंडिया भेज रहा है, जो कि पहुंच भी गए हैं प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए। क्या ये सच है कि कोई मॉर्गन और स्टीव इस काम के लिए इंडिया आ रहे हैं? माइक ने होंठ भींच लिए। चुप क्यों हो? पता करो कि ये बात सही है या नहीं। इसी से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें सही बातें कह रहा हूं कि नहीं। मैं तुम्हें 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, माइक ने होंठ भींच कर कहा। ठीक है, लेकिन देवराज चांद को छोड़ दो। जो तुम पूछ रहे हो वो मैंने तुम्हें बता दिया है, उधर से जगमोहन ने कहा। लेकिन माइक ने फोन बंद कर दिया। चार्ल्स माइक के पास पहुंचकर बोला। क्या हुआ? मामला ज्यादा ही गड़बड़ है। चीफ को फोन लगाकर मेरी बात कराओ, माइक ने भीचे स्वर में कहा। कार्ल्स ने फोन निकाला और चीफ का नंबर मिलाने लगा। कुछ ही देर में माइक सीआईए के चीफ से बात कर रहा था। चीफ, माइक बोला, इंडिया का कोई प्रोग्राम बदल गया है। मुझे कुछ और ही सुनने को मिला है। किस बारे में बात कर रहे हो? अपने उन 8 लोगों के बारे में जो पहचाने गए हैं, माइक ने कहा। हाँ, वो 4 बचे हैं। उन्हें कुछ रेस्ट दिया है। इस काम को करने हमारे 2 लोग और वहां पहुंच गए हैं। मॉर्गन और स्टीव? माइक के होंठ भिज गए। तुम्हें कैसे पता? चीफ का हैरानी भरा स्वर कानों में पड़ा। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये बातें मुझे मार्शल के एजेंट जगमोहन से पता चली हैं, जो इस वक्त इंडिया में हमारे एजेंटों को चुन चुन कर मारने में लगा हुआ है। मार्शल के एजेंट को मॉर्गन और स्टीव के बारे में कैसे पता चला? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना। इसका मतलब हमारे भीतर की खबरें बाहर जा रही हैं। उन 8 की तस्वीरें कैसे मार्शल तक पहुंच गई? माइक उखड़े स्वर में बोला। इस बारे में हमारे 2 एजेंट जांच कर रहे हैं। सीआईए में ऊंचे स्तर पर कोई गद्दार है जो खबरें बाहर दे रहा है। परंतु मॉर्गन और स्टीव के बारे में तो हमने बहुत सावधानी बरती थी। 5-6 लोगों को ही इस बारे में पता था। तो उन 5-6 की जांच कराइए चीफ। मैं अभी इस बात का इंतजाम करता हूँ। अब स्टीव और मॉर्गन की वहां पर क्या स्थिति रहेगी? वो भी खतरे में आ चुके हैं। मैं अभी उन्हें इस बात की खबर कर देता हूँ। उनकी तस्वीरें भी हैं मार्शल के पास? शायद नहीं, परंतु मुझे पक्की खबर नहीं है। मॉर्गन और स्टीव की बात खुल जाना बुरा हुआ। हम मॉर्गन इस मामले में कैसे आ गया? उसका भाई बॉट उन 8 व्यक्तियों के दल में था और बॉट की भी हत्या हो गई है। चीफ, माइक गुस्से में कह रहा था।
इस तरह काम नहीं होते कि आदमी भेजे जाएं और दुश्मन को पहले ही उनकी खबर। मैं उस गद्दार को ढूंढ लूंगा जो ये खबरें मार्शल तक पहुंचा रहा है। तुम मैनचेस्टर में क्या कर रहे हो? मैंने कुछ घंटे पहले देवराज चौहान को पकड़ा है, जो मार्शल का एजेंट है, जिसने लूथर माची को मारा है। वो तो हमारे कई एजेंटों की हत्या कर चुका है। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं उसका मुंह खुलवाने की कोशिश में लगा हूँ कि जान सकूं हमारे आदमियों के बारे में खबरें मार्शल को कैसे मिल रही हैं। हमारे विभाग का गद्दार कौन है? अभी उसने मुंह नहीं खोला। नहीं, परंतु जगमोहन से तुम्हारी बात कैसे? जगमोहन का फोन देवराज चौहान के मोबाइल पर आया और फोन हमारे कब्जे में था। समझा। कोई काम की खबर हो तो मुझे बताना, कहकर चीफ ने उधर से फोन बंद कर दिया। माइक ने कार्ल्स को फोन थमाया और देवराज चौहान के पास पहुंचा। टेबल पर बंधे देवराज चौहान की आंखें बंद थी। आहट पाकर उसने आंखें खोली। तुम बचोगे नहीं देवराज चौहान। माइक ने अपने स्वर को सामान्य बनाने की चेष्टा की। देवराज चौहान उसे देखता रहा। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे देते हो तो तुम्हें इंडिया जाने वाले प्लेन पर बैठा दूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर मुस्कान लुप्त हो गई। मैं मानता हूं कि तुम हिम्मत वाले इंसान हो, परंतु यह ऐसी हिम्मत का क्या फायदा जो तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाए? तुम मुझसे जो जानना चाहते हो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। तभी माइक का एक घूंसा चला और देवराज चौहान के गाल पर जा पड़ा। देवराज चौहान बंधनों में जकड़ा टेबल पर छटपटा कर रह गया। होठों के कोने से खून बह निकला। तुम हर पल मौत के करीब पहुंचते जा रहे हो, माइक स्वर को शांत रखता हुआ कह रहा था। देवराज चौहान उसे घूरता रहा, बोला कुछ नहीं। तुम हिंदुस्तान के डकैती मास्टर हो। हमारी जासूसी दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये तो मैं भी मानता हूं। देवराज चौहान कह उठा। मार्शल का साथ देने से क्या फायदा? मेरा साथ दो। सीए तुम्हें इतना पैसा देगी कि? पैसा बहुत है मेरे पास। देवराज चौहान ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम क्या दोगे मुझे? तो फिर मुंह बंद रखकर अपनी जान क्यों खतरे में? तुम जो जानना चाहते हो वो मैं नहीं जानता। तुम जानते हो। नहीं। माइक दांत भींचकर वहां मौजूद आदमियों से कह उठा। इसे यातना दो। टॉर्चर करो इसे तब तक जब तक ये मुंह ना खोल दे या फिर ये मर ना जाए। कहकर माइक वहां से हट गया। टेबल के इर्द गिर्द मौजूद चारों व्यक्ति देवराज चौहान को टॉर्चर करने में व्यस्त हो गए। माइक और कार्ल्स उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। माइक बोला, कार्ल्स, चीफ ने 2 आदमी इंडिया भेजे हैं, परंतु दोनों की खबर मार्शल को मिल गई है। वो उनके नाम तक जानते हैं। सीआईए का ही कोई आदमी मार्शल को खबरें दे रहा है, कार्ल्स बोला। उसे खोज निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, माइक शब्दों को चबाकर बोला। देवराज चौहान तो इस बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं, शायद खोल भी दे। जगमोहन क्या कहता है? वो कहता है वो नहीं जानता कि मार्शल को ये खबरें कौन दे रहा है। तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? जरा भी नहीं। वो तो देवराज चौहान को बचाने के मूड में नहीं लगता, कार्ल्स ने खतरनाक स्वर में कहा। तभी माइक ने हाथ में पकड़ा देवराज तभी माइक के हाथ में पकड़ा देवराज चौहान वाला फोन बज उठा। कहो, माइक ने बात की। तुमने 10 मिनट बाद फोन करने को कहा था, किया नहीं। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। बहुत बेचैन हो मुझसे बात करने के लिए, माइक व्यंग से बोला। देवराज चौहान जो है तुम्हारे पास, वो मरने वाला है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें सही जवाब दिए हैं कि मॉर्गन और स्टीव की तस्वीरें हैं तुम्हारे पास? शायद नहीं है। शायद मार्शल को उनकी तस्वीरें नहीं मिली। तुम देवराज चौहान को छोड़ दो। छोड़ दूं? माइक के चेहरे पर सोच के भाव थे। हाँ, तो तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। क्या? तुम्हारे प्रधानमंत्री की रैली कब होने वाली है? कल शाम को। इस वक्त यहाँ आधी रात हो रही है, जगमोहन ने उधर से कहा। कल अगर मॉर्गन और स्टीव प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने में सफल रहे तो देवराज चौहान को मैं छोड़ दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जहां प्रधानमंत्री की रैली हो वहां से तुम मार्शल के सारे एजेंटों को हटा लो। स्टीव और मॉर्गन को आराम से काम करने दो। उनके काम में परेशानी नहीं खड़ी करोगे तो वो प्रधानमंत्री को मारने में सफल रहेंगे और इस तरह देवराज चौहान बच जाएगा। वादा करते हो? पक्का वादा, माइक शांत स्वर में बोला। ठीक है, मैं मार्शल के सब एजेंटों को वहां से हटा लूंगा और उन दोनों के रास्ते में हम नहीं आएंगे। परंतु तुम देवराज चौहान को यातना देनी बंद कर दो, उसे आराम से रखो। मैं ऐसा ही करूंगा, माइक ने कहा और फोन बंद कर दिया। तुम्हें उस पर विश्वास है कि वो तुम्हारी बात मानेगा? कार्ल्स ने पूछा।
वो नहीं मानेगा, मैं जानता हूं। फिर वो मुझसे खेल रहा है, मैं उससे खेल रहा हूं। देवराज चौहान की मौत निश्चित है। माइक ने सर्द स्वर में कहा, तुम जरा जाकर देखो, क्या वो तगड़ी तरह देवराज चौहान को टॉर्चर कर रहे हैं या नहीं। मुंह खोला या नहीं खोला, मरना तो है ही उसे। वो हमारे कई लोगों की हत्या कर चुका है। चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं रोकते हैं, 7वां भाग। बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है कहानी। देवराज चौहान फंस चुका है। आपको क्या लगता है, क्या होगा, कैसे बचेगा देवराज चौहान? मुझे लगता है कि कोई, या तो वाइट को या किसी को डिप्लॉय किया जाएगा कि देवराज चौहान को रेस्क्यू किया जाए, या फिर देवराज चौहान खुद भी ऐसा है, कोई ना कोई स्कीम लड़ा लेता है, साइकोलॉजिकली बहुत खेलता है। पिछली बार भी इसको बेवकूफ बना दिया था उसने, ये कह करके मेरे आदमी वहां है। जरा सा मौका मिलने की देर है देवराज चौहान को। खैर, जो एक खास बात अगेन मुझे लगी वो ये थी कि ये जो सीआई, सॉरी, मार्शल के जो एजेंट है ना, वो तो बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे नौ सिखी हों, इंक्लूडिंग प्रभाकर, जो कि बड़ा अजीब सा लगा। मतलब उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगा। आपका क्या विचार है? क्योंकि अगर सीआईए के एजेंट चालाक हैं तो चालाकी इनके पास भी होनी चाहिए ना। ये तो ऐसे बेवकूफों की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं यहाँ। ऐसे थोड़ी होता है। अब सबको पता है कि भाई, जब आप किसी आदमी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है तो सबसे पहला जो असैसिनेशन का जो ग्राउंड, जो, या जो सबसे पहला थंब रूल है ना, वो ये है कि कोई दूर से निशाना लेगा। जब दूर से निशाना लेगा तो इसका मतलब साफ है कि जहां पर जो टारगेट खड़ा हो सकता है, वहां से जो लाइन ऑफ साइट है उसको क्लियर रखा जाए, यानी उस जगह तक। अब आजकल जो गन्स हैं वो आराम से 1.5 किलोमीटर तक मार कर देती हैं। यानी 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा होकर भी आदमी शूट करे तो हवा और मौसम के हिसाब से गोली टारगेट तक पहुंच सकती है। हालांकि दूरी ज्यादा है, लेकिन जो टेक्निकली साउंड होते हैं वो हवा का बहाव, मौसम में गर्मी सर्दी सबका पता लगाकर उस एंगल से गोली चलाते हैं जिस एंगल से गोली अगर नीचे भी उतरती है तो अपने टारगेट को हिट कर जाए, यानी फेटल जगह पर हिट करे, ताकि जब उसे लगे तो वो बच ना सके। ऐसा हमने बहुत सी फिल्मों में भी देखा है। तो खैर, लेकिन ये बड़ा अजीब है कि मतलब सामने की बिल्डिंग्स जो है उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऊपर से जो इलाके हैं, वैसे तो ऐसा होता है क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो आप जितना मर्जी सैनिटाइज कर लो इलाकों को, कहीं ना कोई बीच में से ऐसा मोल निकल ही आता है। और वैसे भी इस तरह की जो एजेंसीज हैं, खासतौर पे ये जो ज्यादा पैसे वाली एजेंसीज हैं, ये तो सालों साल अपना बंदा पाल के रखती हैं कि किसी एक दिन काम आएगा। वो धीरे धीरे सामान इकट्ठा करते रहते हैं, जिन्हें स्लीपर एजेंट कहा जाता है। तो खैर, सभी इस तरह काम करते हैं। बाकी दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब भाई मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे लिए कमेंट करते हैं। कृष्णकांत जी, विजय जी, राजेश जी, बासु जी, अ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने भाई का मान रखा, और मेरे लिए छोटा सा कमेंट ही कर दो, वही बहुत है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी भी हमारा जो नंबर है, मैं आज पोस्ट करता हूँ। आज यानी आज बुधवार के दिन मैं अभी आपको थोड़ी देर में चैनल पर आपको दिखा दिखा देता हूँ कि क्या स्टेटस है, कितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है और कितने हमारे भाई बहन हैं जो वो बिना सब्सक्राइब किए सुनते हैं। तो रिक्वेस्ट ही है, आप अगर सुनते हैं और आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है,
तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो भाई का हौसला बढ़ता है, उससे और काम करने की इच्छा जागती है, फटाफट रिकॉर्ड करने की इच्छा जागती है। तो देखिए, मैं देख रहा हूं अभी भी, तो मैंने जो पिछला पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपने नंबर्स दिखाए थे आप लोगों को, उसमें 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था। इस वक्त जो नंबर मेरे सामने दिख रहा है वो 56% का नंबर है, 56.3 नॉट सब्सक्राइब्ड। मैं ये फिर से डाल देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ अपने मन से कह रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा, भाई की रिक्वेस्ट ही है, स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, खैर, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसी तरह हमारे चैनल को सुनते रहें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फटाफट अच्छी से अच्छी कहानी पेश करता रहूं। मिलते हैं फिर इस स्टोरी के अगले भाग में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम,